हेलो दोस्तों, ये जो है एसपीटी का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अप टू सेक्शन 19 तक डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको आप पहले देख लें, तब आपको समझने में यहाँ आसानी होगी। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी टॉपिक हो उसका हवा नहीं बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर 10 लोग आपको बोल दिए कि सीएनटी बहुत टफ है तो मतलब वो हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नो डाउट उसका जो सेक्शन है, उसके जो मतलब जो टर्म्स हैं, जैसे अधिभोगी रैयत, अनअधिभोगी रैयत, या फिर जैसे एसपीटी में है निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत, ये सब जो है सुन के डर तो लगता है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो है क्या। और हमने अपने वीडियोस में बहुत सिंपल तरीके से जो है आपको चीज़ों को समझाया है कि अंग्रेज़ों के आने से क्या हुआ। एक ही झटके में जो भी किसान थे, ठीक है, उनका जो है अधिकार चला गया और सिस्टम कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ मान लीजिए कि जो है अंग्रेज़ों के नीचे आपके ज़मींदार हो गए जो कि भूस्वामी हैं, लैंडलॉर्ड, और जो ज़मींदार है उनसे अलग अलग लोगों ने जो है ज़मीन ली है अलग अलग पर्पज़ के लिए, उनको बोलते हैं काश्तकार, टीनेंट्स। तो ज़मींदार कर क्या रहे थे, जिसको मन उसको जो है ज़मीन से बेदखल कर दिया, और इसके चलते अलग अलग विद्रोह हो रहा था। तो इसी कास्ट का, जैसे बोले कि अंग्रेज़ों के नीचे पहले ज़मींदार हो गए, और मतलब ज़मींदार यहाँ पे भूस्वामी हो गए, और उनके नीचे जो है अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि प्रॉफिट कमाने के लिए जिन्होंने ज़मीन लिया वो भूधारक हो गया, 10 साल 15 साल के लिए उन्होंने ज़मीन ली है। फिर जो रैयत हो गया वो हो गया उसका बस कमाना खाना है ज़मीन से, ठीक है। तो अलग अलग पर्पस से ज़मींदार से जिन्होंने ज़मीन ली उनको क्या कहा गया, काश्तकार, टीनेंट्स। और उसी का एक टाइप हुआ क्या, रैयत। हालांकि जो आपका एसपीटी है उसमें 3 ही काश्तकार बताए गए हैं और रैयत को अलग से डिफाइन किया गया है। एसपीटी में 3 काश्तकार कौन से हैं, मूल रैयत, मतलब मूल रैयत कौन हो गया कि जिन्होंने मतलब जंगल को साफ किया या बंजर भूमि को, ठीक है। एसपीटी में ये चीज़ दिया है सेक्शन 10 में, मूल रैयत की जोत, कि जिन्होंने जंगल को साफ किया या बंजर भूमि को खेती करने लायक बनाया, उसको क्या बोला गया, मूल रैयत। अब वो या तो संथाली हो सकते हैं या पहाड़िया जनजाति हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही है कि झारखंड के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जनजातियों का डोमिनेशन है। जैसे जो छोटा नागपुर इलाका है वहाँ पे पहले क्या था, मुंडाओं का और उड़ाओं का जो है ज़्यादा जो है डोमिनेशन रहा करता था, अभी भी है बहुत हद तक। और जो आपका संथाल परगना हो गया वहाँ पे संथाली का, संथालों का और पहाड़िया जनजाति का। जो आपका सिंहभूम इलाका है वहाँ पे हो जनजाति का। तो इसी तरह जो है जो संथाल इलाका में चाहे वो संथाली हो चाहे पहाड़ियाँ हो, उन्होंने जंगल को साफ किया या बंजर भूमि को खेती करने लायक बनाया, उसको क्या बोला गया, मूल रैयत। और ये जो राइट्स है, बाप को उसका बेटे को या फिर बेटी को भी, ध्यान रहे सीएनटी में जो राइट्स है वो, जैसे मान लीजिए मुंडारी खुंट कटीदार है, ठीक है, या आपका जो उड़ाव है उसका भुइहरी राइट्स है, तो ये बाप से बस बेटे को ही पास होता था, बेटी को नहीं जाता था। लेकिन एसपीटी में क्या है, एसपीटी में जो अधिकार है वो बाप से बेटे को या फिर बेटी को, किसी को भी जा सकता है। बेटी वाले कंडीशन में क्या है कि जिससे उसकी शादी होगी उस लड़के को घर जमाई बनना पड़ेगा, बस यही शर्त जो है रखा गया है एसपीटी में। लेकिन सीएनटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, हमने आपको ये पहले के वीडियो में समझा दिया कि जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, ये संथाल परगना जो आपका अभी कमिश्नरी है उसके जो डिवीज़न है उसके 6 जिलों में ये लागू होता है, ठीक है। और बाकी के 18 जिलों में क्या लगता है, सीएनटी लगता है। और इसमें जो है एसपीटी में 3 टाइप के आपके काश्तकार हो गए, कौन कौन, मूल रैयत, ग्राम प्रधान, मूल रैयत हो गया आपका, उसके बाद आपका हो गया ग्राम प्रधान और भूधारक, ठीक है, 3 आपके हो गए। और जो रैयत हैं, रैयत भी 3 प्रकार के हो गए। सीएनटी में भी 3 प्रकार के रैयत है, कौन कौन से, ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगी रैयत, जिनको हर प्रकार का अधिकार मिला हुआ रहेगा और उनको ज़मीन से बेदखल करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा होगा सीएनटी में नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनअधिभोगी रैयत। और तीसरा होगा खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक है। ये 3 आपका रैयत हो गया, किसमें, 3 आपका रैयत हो गया आपका सीएनटी में। ध्यान रहे कि जो दर रैयत है वो रैयत के कैटेगरी में नहीं आता, उसको एक अलग सा कैटेगरी दिया गया है टीनेंट का।
जो आपका सीएनटी है उसमें 4 काश्तकार होते हैं, 4 टेनेंट। कौन कौन से भाई? तो आपका एक हो गया भूधारक, ठीक है, टेन्योर होल्डर, एक हो गया आपका रैयत, एक हो गया आपका दर रैयत, और एक हो गया आपका मुंडारी खूंट कटीदार। तो सीएनटी में 4 आपके जो है काश्तकार हो गया, लेकिन एसपीटी में बस 3। कौन कौन से? मूल रैयत, भूधारक, ठीक है, मूल रैयत हो गया, भूधारक हो गया, ग्राम प्रधान हो गया। पीटी में क्वेश्चन कैसे आ सकता है बताइए? एसपीटी में जो है इनमें से कौन काश्तकार नहीं है, टीनेंट नहीं है, ठीक है? तो ध्यान रहे, मूल रैयत, ग्राम प्रधान और भूधारक, टेन्योर होल्डर, ये जो है 3 ही जो है टीनेंट्स दिए गए हैं एसपीटी में। और आपका सीएनटी में टीनेंट कितने? काश्तकार 4 हैं। अब रैयत की बात करें तो सीएनटी में भी 3 रैयत हैं और एसपीटी में भी 3 रैयत हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, मान लीजिए मेरा घर बोकारो में है, यहाँ हम सेक्टर 3 में रहते हैं, और जहाँ मेरा घर है वहीं मेरी ज़मीन भी है, तो हम क्या कहलाएंगे? निवासी जमाबंदी रैयत। अब मान लीजिए मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राहुल है, उसका जो है ज़मीन मतलब आपका जो उसका जो है ज़मीन तो यहाँ पे है, लेकिन वो रहता कहीं और है, ठीक है, वो रहता मान लीजिए जमशेदपुर में है, तो हो गया गैर निवासी जमाबंदी रैयत। तो एक हो गया रेसिडेंट जमाबंदी रैयत, मेरा ज़मीन भी यहीं पे है, हम रहते भी यहीं पे हैं, और दूसरा राहुल का एग्जाम्पल हो गया नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत। और एक मान लीजिए थर्ड हुआ सोनू, सोनू का ना ही यहाँ पे ज़मीन है ना ही घर है, वो बस खेती पर करने के पर्पज़ से यहाँ पे आया है, तो वो हो गया नए रैयत, ठीक है। तो 3 टाइप का काश्तकार जो है टीनेंट वो एसपीटी में हुआ, और 3 प्रकार के रैयत हुए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 19 तक हमने बात कर ली थी वीडियो नंबर 2 में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आगे बात करते हैं। जो सेक्शन 2 है वो बहुत सेक्शन 2 बोले, सेक्शन 20 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, अभी हम देखेंगे। और जो सेक्शन 20 है ये किसके लिए है? आदिवासी रैयत के लिए। यहाँ पे आदिवासी रैयत और नॉन ट्राइबल गैर आदिवासी रैयत का हक के बारे में बात किया गया है। तो 20 में बात किया गया है आदिवासी रैयत का, और 21 में बात किया गया है गैर आदिवासी रैयत का। तो देखिए, क्या आपको पता ही है कि जो एसपीटी है वो बहुत रिजिड है, उसमें ज़मीन बिकना जो है ना के बराबर है। गिफ्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बिकना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। और ख़ासकर जो आपका ट्राइबल का ज़मीन है वो तो और भी मुश्किल है। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 20 क्लॉज नंबर 1 में 3-4 बातें दी गई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, कमर्शियल पर्पस के लिए जो एक आदिवासी रैयत है वो अपना ज़मीन जो है बस 1 साल के लिए दे सकता है, बस 1 साल के लिए। वही मैंने आपको बताया था ना कि संथाल परगना का विकास क्यों नहीं हुआ। संथाल परगना का विकास इसीलिए नहीं हुआ कि जो एसपीटी है ये बहुत रिजिड है, ठीक है। यहाँ पे ज़मीन का जो ट्रांसफ़र होना मतलब बहुत ही जो होता है ना डिफ़िकल्ट है, और इसलिए यहाँ पे बिज़नेस सेटअप नहीं हो पाया, इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई, और संथाल परगना बैकवर्ड रह गया। हालांकि अब कुछ जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। झारखंड का एकमात्र पोर्ट समदा पोर्ट, जिसको कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, ये आपका साहेबगंज में बना है। और भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो आगे चल के 10-15 साल में कुछ और विकास देखने को मिलेगा, लेकिन वही है, एसपीटी में भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला जो है कमर्शियल पर्पस के लिए कितने टाइम के लिए दे सकते हैं? बस 1 साल के लिए। दूसरा जो है कि जो एक आदिवासी रैयत है वो डीसी के परमिशन से अपना जो ज़मीन है वो अपनी बहन या बेटी को गिफ्ट कर सकता है, शादी के मौके पे या ऐसे भी जो है गिफ्ट कर सकता है, डीसी का परमिशन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि जो आदिवासी रैयत है वो अपना आधा ज़मीन या तो अपनी विडो मदर, या फिर जब उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, कैंसर हो गया है या वैसा कुछ डेडली डिसीज़ हुआ है, उसको लगता है कि वो मरने वाला है, तो अपने वाइफ के नाम पे कर सकता है। कितना ज़मीन? आधा ज़मीन, ठीक है। तो 20 के 1 में क्लॉज क्या क्या हो गया आपका? एक तो हो गया कि 1 साल के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए दे सकते हैं। दूसरा, अपनी बेटी या बहन को जो है डीसी के प्रायर परमिशन से जो है ज़मीन को गिफ्ट कर सकते हैं। और या फिर अपना आधा ज़मीन जो है अपनी विडो मदर या फिर अपनी वाइफ को, ठीक है, जब वो एकदम डेडली डिसीज से जूझ रहा है, मरने ही वाला है, तो उस समय जो है अपनी वाइफ के नाम पे हाफ ज़मीन कर सकता है। साथ ही साथ और एक कंडीशन है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेक्शन 46 में क्या था
कि जो एसटी है वो सेम थाने के अंदर, जो एससी है सेम जिला के अंदर। तो उसी तरह है कि जो यहाँ पे आदिवासी रैयत हैं वो जहाँ रहते हैं वहीं पे रहने वाले किसी रैयत को अपना ज़मीन जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर ट्रांसफ़र करना भी है तो बस एक आदिवासी रैयत होना चाहिए, एक कंडीशन उसी इलाके का मतलब होना चाहिए, तब जो है उसको अपना ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ बताई गई है। अब आपको ध्यान होगा कि सीएनटी में क्या दिया था सेक्शन 71A में, ठीक है, कि कंपनसेशन के थ्रू जो है वो ज़मीन जो है ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल हो सकता है। तो यहाँ भी एक चीज़ दिया गया है कि अगर सेक्शन 20 के जो क्लॉज नंबर 1-2 में जो भी कंडीशन है उसको मतलब होता है ना, उसका उल्लंघन करके अगर ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है, आदिवासी रैयत का ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है, तो डीसी जिसको भी जो है ज़मीन मिला है उससे ज़मीन छीन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जो ज़मीन लिया है उसने वहाँ पे अपना घर बना लिया है तो उस केस में क्या होगा कि कंपनसेशन के थ्रू, मतलब जो प्रावधान सेक्शन 71A में है, ठीक है, किसके, सीएनटी में, तो वो यहाँ भी जो है सेक्शन 20 में दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, इसलिए सेक्शन 20 जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसके लिए है, आदिवासी रैयत के लिए है, ठीक है। हालांकि ये कंपनसेशन का प्रावधान जो है फिर बाद में एसटी से दूसरे कम्युनिटी में भी चला गया, पहले केवल एसटी के लिए था, फिर अनुसूचित जाति के लिए भी ये चला गया, ठीक है, कंपनसेशन वाला। चलिए ये तो बात हो ही गई। और 30 इयर्स, जैसे सीएनटी में भी 30 साल का जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड है जिसके अंदर वो अपना ज़मीन को क्लेम कर सकता है, यहाँ पे भी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 30 साल का है, ठीक है। ये सेक्शन 20 हुआ। सेक्शन 21 जो है ये नॉन ट्राइबल के लिए है कि गैर आदिवासी जो हैं वो अपना ज़मीन का जो ट्रांसफ़र है वो किस हिसाब से कर सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जो गैर आदिवासी हैं, नॉन ट्राइबल जो हैं, वो डीसी के परमिशन से अपना 1/4 ज़मीन, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख दिया है कि अपने ज़मीन का 1/4 भाग जो है वो मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए दे सकते हैं। जैसे कि अगर वो चाहें तो भुगुत बंद बंधक, आप जानते ही हैं कि किसान का जो है हर समय खेती नहीं हो पाता है, कभी बेटी की शादी लग गई, कभी उसका बैल मर गया, कुछ भी कारण होता है, तो उसको मान लीजिए पैसे चाहिए, कुछ वैसा ज़रूरत पड़ गया है कि उसको पैसे चाहिए, तो वो अपनी ज़मीन जो है वो बंधक रख सकता है। और सरकार जो है वो भी, मतलब ग्रेन बैंक, सरकार को मान लीजिए अनाज की ज़रूरत है तो किसानों से जो है ज़मीन लेती थी, तो वहाँ भी रख सकता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी रख सकता है। मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन है यहाँ ध्यान देना है। सीएनटी में जो है अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग है। एग्जाम्पल, एक रैयत अपने इलाके के रैयत के पास ज़मीन गिरवी रखना चाहता है तो 5 साल सीएनटी में, अगर वो भुगुत बंद बंधक के रूप में ज़मीन रखना चाहता है तो 7 साल, और अगर सहकारी समिति के पास रखना चाहता है तो 15 साल। मतलब सीएनटी में 5 साल, 7 साल, 15 साल। एक रैयत अपने इलाके के रैयत के पास ज़मीन रखना चाहता है कुछ समय के लिए तो 5 साल, ठीक है, किसमें, सीएनटी में। अगर वो भुगुत बंद बंधक के रूप में रखना चाहता है तो 7 साल, और सहकारी समिति जो कि 1935 के कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो 15 साल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो गैर आदिवासी हैं वो अपना 1/4 जो ज़मीन है, चाहे सरकार का ग्रेन बैंक हो, चाहे भुगुत बंद बंधक हो, चाहे सहकारी समिति हो, 6 साल जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो आपका 6 साल का है, ठीक है। और उसके बाद जिसको उसने ज़मीन दी है, ठीक है, अगर वो उसका ज़मीन वापस नहीं कर रहा है तो जिसने ज़मीन रखी है उसको 3 महीने या 500 रुपये या दोनों का जो है जुर्माना होगा, और अगर तब भी वो नहीं मानता है तो डेली 10 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, बोलिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है यहाँ पे आपका 6 साल है, ठीक है, जबकि सीएनटी में हमने देखा था कि 5 साल, 7 साल और 15 साल। ये तो हो गया आपका सेक्शन 21। सेक्शन 22 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि सेक्शन 20 और सेक्शन 21 के बावजूद ज़मीन का ट्रांसफ़र हो सकता है टेम्पररी पर्पस के लिए, ठीक है। तो क्या कंडीशन दिया गया है कि या जो है आप जहाँ खेती करते हैं किसी वजह से आप दूसरे गांव में गए और कुछ वैसा चीज़ हो गया कि आप अपना गांव में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, और लगान तो आपको देना ही देना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो गया कि आपका बैल मर गया, और उस समय बैल मरना मतलब कि क्या बोले, बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया, आप समझ ही सकते हैं।
एक पैसा का भी उस समय वैल्यू होता था, तो बैल का डेथ हो गया तो कितना बड़ा बात हो गया। तीसरा कंडीशन है कि आपका कुछ वैसा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हादसा हो गया कि आप खेती करने लायक नहीं है। और चौथा कंडीशन क्या है, या तो आप माइनर हैं या फिर आप विडो हैं। तो ये 3-4 कंडीशन जब है तो आप सेक्शन 22 के अंदर अस्थायी रूप से अपने ज़मीन का ट्रस्ट पे ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने इलाके का ही वो रैयत होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे बताना ऐड करना चाहेंगे जो हम भूल गए। जैसे हम सेक्शन 20 में क्या बोले थे कि जो एक आदिवासी रैयत है वो अपने इलाके के ही, जहाँ वो रहता है उसी इलाके में ही जो है किसी आदिवासी रैयत को अपना ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन 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 एक यहाँ एक्सेप्शन है, जो उसका घर जमाई है ना, भले उस इलाके का नहीं है, उसके बावजूद आदिवासी रैयत अपना ज़मीन उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं बताना भूल गया था। अब चलिए वापस सेक्शन 22 की बात करते हैं। हम बोले कि सेक्शन 20 में जो कंडीशन दिया है, सेक्शन 21 में जो कंडीशन दिया है, इसके बावजूद जो है ज़मीन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बशर्ते 4 में से कोई एक कंडीशन फुलफ़िल हो। आपका बैल मर गया हो, आप उस गांव में अनुपस्थित हो और अब काफ़ी लंबे समय तक अपने गांव में आप नहीं आ सकते। तीसरा जो है, या तो आप मतलब माइनर हैं या फिर आप विडो हैं, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया है, कोई हादसा हो गया, आप खेती नहीं कर सकते। तो अस्थायी रूप में जो है कितने साल के लिए ज़मीन दी जा सकती है, मैक्सिमम 10 साल। ठीक है, एसपीटी में जो है पूरा खेल जो है टाइम पीरियड का है। ठीक है, इसमें चैप्टर भी कम है, सेक्शन भी कम है, और चाहे सीएनटी हो चाहे एसपीटी हो, स्टार्टिंग वाले ही जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं से 5 में से 4 सवाल बन जाएगा। और आपको सीएनटी एसपीटी पे पीएचडी नहीं करना दोस्तों। हर क्वेश्चन में पीटी में एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो यहाँ पे जो है चीज़ों को समझ के काम करना है। तो सेक्शन 22 में यही चीज़ दिया हुआ है कि अस्थायी रूप से जो है वो ज़मीन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 4 कंडीशन होना चाहिए और 10 साल से ज़्यादा नहीं तो माना जाए कि आपने अपने ज़मीन को छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सेक्शन 23 में क्या है कि जो जमाबंदी रैयत हैं वो अपने गांव में या पास के गांव में किसी से जो है ज़मीन का बदलेन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम बोकारो में रहते हैं और मेरा एक दोस्त है, मान लीजिए रोहित, वो चास में रहता है। ठीक है, और मेरी शादी जो है वो चास में हो गई, उसकी शादी जो है यहाँ बोकारो में हो गई। 1 घंटे का डिस्टेंस है, मान के चलिए, थोड़ा चास नज़दीकी है लेकिन मान के चलिए 1 घंटे का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग ज़मीन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों जमाबंदी रैयत होने चाहिए और ज़मीन का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। अगर मेरा जो है रोड के किनारे मतलब मेन मार्केट में मेरा ज़मीन है तो उसका भी जो है मेन मार्केट में ज़मीन होना चाहिए। उस केस में क्या है कि हम लोग जो है ज़मीन का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 23 में दिया है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, सेक्शन 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेक्शन 21, सेक्शन 22, सब ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में क्या दिया है, सेक्शन 24 में दिया है रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आपको जो है जो भी आप कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे जो भी है उसका आपको गिफ्ट कर रहे हैं या डोनेशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना भूस्वामी के पास, लैंडलॉर्ड के पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो कितना चार्ज कर सकता है रजिस्ट्रेशन का, कि जितना आपका लगान है, ठीक है, जितना आपका लगान है उसका जो है 2% वो रजिस्ट्रेशन के रूप में चार्ज कर सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम जो है आपका वो 2% जो है उसका भी लिमिट रखा गया है 2% का, कि आपका 50 पैसे से लेके जो है 50 रुपये तक जो है वो आपका लिमिट को रखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन करवाना, चाहे आप अपनी बहन बेटी को दे रहे हैं या मदर को दे रहे हैं या किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, घर जमाई को दे रहे हैं, या फिर अपने इलाके के रहने वाले रैयत को दे रहे हैं, ज़मीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भूस्वामी के पास, लैंडलॉर्ड के पास, जो कि जो भी ज़मीन का लगान है उसके 2% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और वो 2% का लिमिट क्या है, 50 पैसे से लेके 50 रुपये तक। ठीक है, ये आपका जो है मैक्सिमम लिमिट है। और इन केस अगर किसी ज़मीन का लगान नहीं लगता, कोई वैसा ज़मीन है, हम जानते हैं कि कुछ कुछ खास ज़मीन है जिस पे लगान नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे आपको 1 रुपया जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा। तो ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन का है सेक्शन 24 का। तो दोस्तों उम्मीद है, और 24A जो है कि वो रहने वाला जो है मतलब
रेसिडेंशियल प्लेस जो है, जो घर बना है, उसका रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। ठीक है, कि उसका रजिस्ट्रेशन भी कुछ इसी प्रकार से रहेगा। तो ये हमने दोस्तों सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे सेक्शंस इसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम आगे की वीडियो में आगे के जो चैप्टर्स और सेक्शंस है उसको डिस्कस करेंगे। और कोई भी चीज़ से दोस्तों डरना नहीं है। आप जाइए, यहाँ आपको अगर आपको सीएनटी का आइडिया नहीं लग रहा है, आप डालिए सीएनटी मेहनत होगी जीत होगी। बस वहाँ पे वीडियो में मैंने थोड़ा गलती से एक चीज़ मिस्टेक हो गया है कि कास्टकार मैंने 3 बता दिए हैं, लेकिन कास्टकार सीएनटी में 4 हैं, एसपीटी में 3 है। ठीक है, और बहुत प्यारा वीडियो, बहुत इजी लैंग्वेज में समझने वाला वीडियो जो है बनाया है। उसी तरह संथाल पे, उड़ांव पे, संथालों के मांझी परगना सिस्टम पे, पढ़ा पंचायत पे आपको काफ़ी अच्छा वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो जाइए देखिए और एकदम जम के मेहनत कीजिए। फॉर्म आने का इंतज़ार मत कीजिए यारो। ठीक है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। जम के मेहनत करनी है, मेहनत होगी जीत होगी। धन्यवाद।